सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। आरती, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, आपको और सभी सखियों को, सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही है। हाँ जी हाँ, अभी क्योंकि मैं अभी थोड़ा हंस के आई हूँ ना, तो हंसते हंसते इतना ज्यादा हंसी कि आंखों से आंसू ही निकलने लगे हैं। और ये जो आंसू है दिल की जुबान होते हैं। कई बार आंसू खुशी के होते हैं, कई बार दुख के भी होते हैं, और आंसू को रोकना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल, लेकिन आप तो इस मामले में बिल्कुल ही एक्सपर्ट हैं। आप हंस भी लेती हैं और रो के भी आंसू निकल जाते हैं आपके हंस के भी। मतलब रोना हंसना एक साथ होता है। दरअसल वो तो हम जब नाटक कर रहे होते हैं, ड्रामा कर रहे होते तब मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि हम मुस्कुरा रहे होते हैं और अपनी आंखों के आंसू को छुपाते हैं, तब जबरदस्ती मुस्कुराते हैं। तो वो जो एक गजल भी है ना कि क्या गम है जिसको छुपा रहे हो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, अर्थ फिल्म की गजल है। तो ये वैसे लम्हात होते हैं जब हम अपने दुख को, अपने औसात को छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कहा जाता है अमूमन शोध के मुताबिक कि जब आंसू आए तो रो लेना चाहिए। जब रो लेते हैं तो दिल हल्का हो जाता है। और कई बार तो मनोचिकित्सक ये भी कहते हैं, जब आप बहुत अवसाद में हो, डिप्रेशन में हो, तो जोर जोर से रोइए, जोर जोर से कुछ बोलिए, आवाज निकालिए। क्योंकि आप जब चुप रहते हैं अकेले अकेले में, तो आपका दुख और बढ़ जाता है, रोना और आता है। कई बार आंसू नहीं निकलते हैं तो वो भी एक गलत बात होती है, खराब होता है सेहत के लिए। कई बार जब अचानक किसी की मौत हो जाती है और शॉक लगता है तो लोग रोते नहीं। तो आपने घरों में देखा होगा कि औरतें ये उसे कह के रुलाती हैं कि रो, नहीं तो ये शौक कहीं सेहत ना खराब कर दे। और कमजोरी की निशानी तो बिल्कुल नहीं है ये। हाँ बिल्कुल। तो कई बार लोग ये सोचते हैं कि रोना बुरा होता है, कमजोरी की निशानी है, बड़े होने पर रोएंगे तो क्या कहेंगे लोग। तो ये कोई बुरा नहीं है, छुपाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस विषय में हमारे श्रोताओं की क्या अनुभव है, हम चाहते हैं कि वो लिख भेजें विविध भारती के फेसबुक पेज पर www.facebook.com/bbs मुंबई पर। और बुरा नहीं है रो देना, ये हमारा विषय है जी। और आगे बिल्कुल घूमने भी तो जाने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, जहाँ पे हम हंस सकते हैं खुल के एकदम। और वो जगह है अगुम्बे, कर्नाटक में जगह है, उसके बारे में हम जानेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। और श्रोता भी घूमेंगे, श्रोता भी हमें बताएंगे। श्रोता गए भी होंगे, बहुत सारे लोग गए भी होंगे। तो जो लोग बताएं, जो लोग गए हैं अपने अनुभव साझा करें। और कई बार जब हम कोई शायरी को पढ़ रहे होते हैं, कोई कविता पढ़ रहे होते हैं किसी की प्यार मोहब्बत की, तो डूब जाते हैं उसमें। लगता है कि इसमें क्या कुछ है। और अमूमन कविताओं में ये बात नजर आती है कि किसी का दिल टूटा, प्यार में धोखा मिला, तो वो सारे जज्बात हमें एक साथ मिलते हैं। प्यार में विश्वास बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और प्यार किसी से भी हो सकता है, आपके माता पिता से प्यार हो सकता है, भाई बहन से प्यार हो सकता है, दोस्तों से हो सकता है, और पार्टनर से तो होता ही है। माँ बेटे का, माँ बेटी का, जो सबसे ममतामयी प्यार होता है वो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हम क्यों बताएं इतनी सारी बातें, हमारे श्रोता क्या बताएंगे फिर। बताइए। बिल्कुल, हमारे श्रोता बताएं अपने अनुभव कि वो उनका क्या अनुभव है। प्यार में कभी विश्वास टूटा तो किससे टूटा, किसने तोड़ा? क्या आपने कभी किसी का भरोसा तोड़ा और आपने किसी पर भरोसा किया? बिल्कुल, या फिर दिखावा किया। हाँ या आपके साथ दिखावा हुआ। हाँ, तो अपने अनुभव साझा करें। और क्या विषय है? आज हम बात करेंगे विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर भी, और साथ ही हम बात करेंगे विश्व अल्बिनिज्म दिवस है उसके बारे में भी। हाँ, जो स्किन की समस्या होती है एक तरह की, कि स्किन एकदम सफेद या बहुत लाइट पिंक कलर की हो जाती है। तो वो एक समस्या का रूप लेती है। इसके बारे में हम श्रोताओं को जानकारी देंगे। लेकिन अब सुनेंगे पहले ये गाना। चंपा कली देखो झुकी गई रे, जादू किया मेरे प्यार ने। जूही के फूल तूने दिल ले लिया रे, पागल किया तेरे प्यार ने। ओ चंपा कली देखो झुकी गई रे, जादू किया मेरे प्यार ने। तेरा शबाब प्यार का कमल, अखड़ियां है या कोई गजल
है प्यार की, ये तेरा शवा प्यार का कमल, अखड़ियाँ है या कोई गजल है प्यार की। कली देखो झुकी गई रे, जादू किया मेरे प्यार ने। जिद्दी फिल्म का ये गाना सखियां और सखा सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें थी, हसरत जयपुरी के बोल थे। बिल्कुल। और ममता जी, हम जैसे कि सखी सहेली के मंच पर किसी न किसी महत्वपूर्ण विषय पर हर रोज ही बात करते हैं, और इस मंच पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी बहुत से गंभीर विषयों पर हम बातें करते हैं, चर्चा करते हैं। और युवा पीढ़ी के बारे में बात करनी बहुत चर्चा करते हैं इतने विषयों के बीच। आज जो मैंने एक चीज जो देखी वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे हैं जो अपने खूब बैग वैग टांग के खूब शैतानी करते हुए स्कूल की तरफ चले जा रहे थे। तभी दूसरी तरफ नजर पड़ी तो देखा कि कुछ बच्चे एक बड़ा सा थैला लटकाए हुए, एकदम फटे पुराने कपड़े पहने हुए कूड़ा बीन रहे। इतना दिमाग खराब हुआ, इतना बुरा लगा कि मतलब ये बच्चे भी बुद्धिमान है, इनके अगर इनको भी अवसर मिले, मौका मिले तो बहुत कुछ कर सकते हैं भी जिंदगी में। बिल्कुल। और समाज, देश, परिवार के लिए बहुत बड़े कदम उठा सकते हैं और इस पर ध्यान देना चाहिए हम सबको। इस बात की गंभीरता को सिर्फ हम ही नहीं बल्कि परिवार के लोग, मतलब समाज पर न छोड़ के परिवार के लोगों को भी सचेत होना चाहिए। एक विशेष दिन को चुना गया इसके लिए, 12 जून का दिन चुना गया जब पूरा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाता है। बाल श्रम निषेध दिवस पहली बार 12 जून 2002 को जेनेवा में संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा मनाया गया था। तब से 12 जून को दुनिया भर में बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल। और हर साल इस दिवस को एक अलग थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल यानी कि 2025 की थीम है प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और काम करना बाकी है। आइए
प्रयासों में तेजी लाएं। जब तक हम सब अपनी जिम्मेदारी को समझकर पूरा प्रयास नहीं करेंगे, तब तक स्थिति बदली हुई हमें नजर नहीं आने वाली है। सिर्फ सरकार के ऊपर छोड़ देने से काम नहीं होने वाला है। अगर हम अपने सामने कोई चीज ऐसी देख रहे हैं, तो अगर हम अपने प्रयास से कोई चीज सुधार सकते हैं, किसी चीज में बदलाव ला सकते हैं, तो हमें जरूर उससे करना चाहिए। निजी रूप से इसमें प्रयास करना जरूरी है और इसकी बुनियादी जो नींव है वो है शिक्षा। आप अपने घर में बच्चों को काम में लगाने की बजाय उन्हें पढ़ाई का वक्त दें, पढ़ाई का अवसर दें और वो पढ़े लिखे। अगर आपकी कोई समस्या है तो बड़े लोग काम कर लें, उनसे श्रम करवाना ठीक नहीं होता है। घर में जो छोटे मोटे काम होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन बाकायदा उनसे बाहर ले जाकर मजदूरी करवाना ठीक नहीं होता है। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्तित्वों ने हमेशा शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उनके सपनों को साकार करने के लिए हमें अपने बच्चों को केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी शिक्षित करना होगा। बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि देश की तरक्की और हर बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए बाल श्रम देखकर चुप ना रहें। ऐसा होने पर तुरंत पुलिस या बाल कल्याण विभाग को सूचना दें। गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। उनके माता पिता को समझाएं कि पढ़ाई से ही बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। इसके लिए आप उन्हें सरकार और समाज की योजनाओं के बारे में जागरूक कर सकते हैं, ताकि उन पर खर्च का दबाव जो है वो कम बने। वो खर्च को अगर चिंता करके नहीं पढ़ा रहे हैं तो उस चीज को वो ना सोचें। बिल्कुल। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि केवल जो शारीरिक श्रम करते हैं सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक होता है। बाल श्रम से बचपन की खुशियों और सपनों का हनन होता है। इन बच्चों की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं और इस दिन का महत्व केवल जागरूकता फैलाने तक ही सीमित नहीं बल्कि एकजुट होकर कार्य करने के लिए की भी जरूरत है। इसके माध्यम से हम सभी को बहुत सारी बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि शिक्षा का महत्व है, कुछ सरकारी नीतियां हैं, बच्चों के अधिकारों के लिए जो सख्त कानून है उस पर ध्यान देना और सामाजिक जागरूकता, समुदायों में बाल श्रम के खतरे और उसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना। अभिभावकों की भूमिका बहुत अहम होती है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें और उनकी शिक्षा को प्राथमिकता दें। इस तरह बहुत सारी बातें जिन पर हम अमल करके इसका विरोध कर सकते हैं, निषेध कर सकते हैं। बाल श्रम निषेध दिवस को हम कारगर कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक और संदेश है जो लिखते हैं कि सभी बच्चों को एक समान शिक्षा और अच्छे रहन सहन के अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना जो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है उसका मूल उद्देश्य है। सरकार की देखरेख में चल रही जो संस्थाएं हैं और स्वयंसेवी संस्थाएं हैं इस कार्य में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहे हैं। इन संस्थाओं में प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को दिए जाने वाले पौष्टिक आहार का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। और हमारे समाज में कुछ ऐसे परिवार और उनके बच्चे जिन्हें इन संस्थाओं के विषय में जानकारी नहीं है, उन्हें हम जानकारी देकर इस काम में अपना योगदान और जिनके इर्द गिर्द बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो श्रम कर रहे हैं, बाल मजदूरी कर रहे हैं, उनके लिए ये सोचें कि उन्हें भी हक है सपने देखने का और एक आकाश में बड़ा फलक रचने का, चांद तारों तक पहुंचने का, ऊंचाई तक जाने का। उनके लिए भी सपने देखने का हक है। ये बात ध्यान रखें। ये गाना सुनें। छोटे छोटे अरमान, छोटी
आई एम कलाम फिल्म का ये गाना था मानसी और साथियों की आवाजों में। और आरती, आप कहाँ गुम हो गई हैं? हमें पता है श्रोताओं की टिप्पणियों में गुम है। बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं, जरा जोर से पढ़िए, हमारे श्रोता भी सुने। जी, एक हमारे संदेश आया बिल्कुल अभी भी, जो लिखती हैं कि 15 साल पहले की बात है, 2 छोटे छोटे बच्चे पुराना सामान रद्दी वगैरह लेने आते थे, तो हमने उनको कहा कि तुम पढ़ाई करो, ये काम क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि घर की जिम्मेदारी है, पापा नहीं है। तो मैंने अपनी सभी सखियों को उनसे बातें करी और हम सब ने मिलकर पैसे इकट्ठे किए और एक बच्चे का एडमिशन करवाया। एक नहीं माना और आज वो बच्चा इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहा है। अब तो बहुत सी सुविधाएं भी हो गई हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने एक कदम उठाया उस दिशा में। एक श्रोता ने लिखा है कि छोटे छोटे बच्चे देश की धरोहर हैं। कल के भारत का भविष्य इन्हीं बच्चों पर निर्भर रहेगा, इसीलिए इन्हें अच्छी शिक्षा देकर देश को आगे बढ़ाना होगा। बच्चों से ही कल का नया भारत बनेगा, इसलिए इन बच्चों को अच्छी शिक्षा देना बहुत जरूरी है, ताकि यही बच्चे आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बन सकें, डॉक्टर अब्दुल कलाम के सपनों को साकार कर सकें। बिल्कुल। और एक संदेश है, जो संदेश कहता है कि बाल श्रम को रोकने के लिए गरीबी को कम करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल श्रम कानून का पालन करना, जन जागरूकता को फैलाना, माता पिता को जागरूक करना और बच्चों के लिए पुनर्वास की योजनाएं शुरू करना जैसे उपाय किए जा सकते हैं। इस तरह से हम बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए कुछ काम कर सकते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक दिन, इस दिन को एक दिवस के रूप में न मना के, बल्कि साल भर इस पर अमल करें। और सुने अब ये गाना। जी। ये डब्बा बन रहा है डब्बा, महक चहकता डब्बा, चमक दहकता डब्बा। सिर्फ दाल चावल सब्जी का नहीं, पनीर मशरूम गोभी का नहीं, और मेथी मटर मलाई का नहीं, बल्कि इतनी सारी ममता और ढेर सारे प्यार से भरा है डब्बा। ये डब्बा, ये डब्बा बन रहा है डब्बा, महक चहकता डब्बा, चमक दहकता डब्बा। सिर्फ दाल चावल सब्जी का नहीं, पनीर मशरूम गोभी का नहीं, और मेथी मटर मलाई का नहीं, बल्कि इतनी सारी ममता और ढेर सारे प्यार से भरा है। देखो करीब से लज्जत भरा पिटारा, थपथपाते हाथ का कमाल प्यारा प्यारा। ममता और प्यार ही का जादू है ये सारा। सिर्फ दाल चावल सब्जी का नहीं, पनीर मशरूम गोभी का नहीं, और मेथी मटर मलाई का नहीं, बल्कि इतनी सारी ममता और ढेर सारे प्यार से भरा डब्बा। डब्बा बन रहा है डब्बा, महक चहकता डब्बा, ये चमक दहकता डब्बा। अब इंतजार
रिसेस का है, ओ अब इंतजार रिसेस का है, कर्तव्य का मिस्टर का, बाकी देश की सारी मिसेस का है, अब इंतजार रिसेस का है। मम्मियों के दिल डिब्बों में गए, मम्मियों के दिल डिब्बों में गए, अरे कब बजेगी बेल और कब खुलेगा, स्टैनली का डब्बा फिल्म का गाना था और ये बच्चों की फिल्म थी, इसलिए ये गाना यहाँ पर हमने सुनवाया कि आज हमने इस मुद्दे पर बात की। सुखविंदर सिंह की आवाज़ थी, अमोल गुप्ते के बोल थे, हितेश सोनी का संगीत था और अमोल गुप्ते पर एक लंबी बातचीत जल्द ही विविध भारती से प्रसारित होने वाली है, तो सुन लेते हैं ये संदेश। फिल्म लेखक, एक्टर, गायक, निर्देशक अमोल गुप्ते। समझ में नहीं आ रहा था कि ये बच्चा जो है इधर क्यों नहीं दिख रहा लोगों को। अरे क्योंकि वो तारा जो टूट के गिरा है वो जमीन पे गिरा है और दिन में नहीं दिख रहा। तारे जमीन पर। फिल्म तारे जमीन पर के लेखक और क्रिएटिव डायरेक्टर। मैं कभी बतलाता नहीं। स्टैनली का डिब्बा और हवा हवाई जैसी फिल्में भी उन्होंने ही बनाई। मेरे वर्ग में स्टैनली मंटेरो नाम का बच्चा था, तो ये बेचारा स्टैनली जो है रोज आता था, तो टूटा फूटा एल्यूमिनियम का डब्बा था, जो खुलता था जो उसकी महक थी वो अब तक मुझे याद है। आज के मेहमान अमोल गुप्ते, 18 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह है कार्यक्रम सखी सहेली और आज 12 तारीख है आरती और कल 13। हर साल 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद किया जाता है। और ये एक समस्या है, एक तरह की बीमारी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक स्किन संबंधी, चमड़ी संबंधी एक समस्या है जो बहुत लोगों को होती है कि स्किन बिल्कुल सफेदी लिए गुलाबी, हल्के गुलाबी रंग की स्किन हो जाती है, जिन्हें आगे चलकर बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ये पैदाशी होती है ये बीमारी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे तकलीफ बढ़ती है। बिल्कुल। और जो एल्बिनिज्म है उसकी पहचान ये है कि ये त्वचा, बालों और आंखों में मेलेनिन पिगमेंट की कमी के कारण होता है। ये पिगमेंट बालों, त्वचा और आंखों में पाया जाता है। जिन लोगों को एल्बिनिज्म है वो सूरज के संपर्क में आने के प्रति संवेदनशील होते हैं। इस संपर्क से त्वचा कैंसर और गंभीर दृष्टि दोष की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए वो मतलब बाहर कम निकलते हैं, जैसे दिन की रोशनी में सूरज के उसमें बहुत कम जा सकते हैं। क्योंकि आंखों को सामान्य दृष्टि विकसित करने के लिए रंग द्रव्य की आवश्यकता होती है, इसलिए एल्बिनिज्म वाले लोगों की दृष्टि जो होती है वो कमजोर होती है। तो इस संदर्भ में जैसे उन्हें समस्या होती है तो डॉक्टर के शरण में रहें ताकि उनकी जो हिदायत है उसका पालन करते रहें। और इस महत्वपूर्ण दिवस को याद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2014 में आधिकारिक तौर पर 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मान्यता दी थी। इसका उद्देश्य यही था कि एल्बिनिज्म से पीड़ित व्यक्तियों की रक्षा करना, उनकी सेहत का ख्याल रखना, उनके प्रति समाज में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करना और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। विश्व एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के माध्यम से लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक और सचेत बनाया जाना है। और कई बार लोग ऐसे लोगों से दूरी मेंटेन करते हैं, वो ये सोचते हैं कि त्वचा की कोई गंभीर बीमारी है, इनके छूने से हमें भी हो जाएगा, जबकि ये ऐसा नहीं है, छुआछूत से नहीं होता है सिर्फ। और इसके माध्यम से लोगों को इसके शुरुआती लक्षणों के बारे में जानकारी दी जाती है इस दिवस के माध्यम से। इस दिवस में एक अन्य मतलब इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। इस रोग से पीड़ित रोगियों के प्रति होने वाले भेदभाव को रोकना इसका लक्ष्य है और साथ ही लोगों को ये बताना भी है कि बीमारी छूने से नहीं फैलती है। और इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें त्वचा पर झाइयों की समस्या हो जाती है, त्वचा का रंग हल्का पड़ जाता है, बालों का सफेद, भूरा और पीला हो जाना ये इसका लक्षण है। भौं और पलकों का पीला या गोल्डन हो जाना भी इसका
लक्षण है। आंखों का रंग हल्का नीला या ब्राउन हो जाना भी इसमें शामिल होता है। जरूरी नहीं कि अगर ऐसा है तो आपको एल्बिनिज्म की समस्या है, ऐसे डरने की भी बात नहीं होती है। और विश्व एल्बिनिज्म दिवस पर हर साल एक थीम तय की जाती है। तो 13 जून 2025 को जो याद किया जा रहा है ये दिन, इस बार की थीम है हमारे अधिकारों की मांग, हमारी त्वचा की रक्षा, हमारे जीवन का संरक्षण। ये थीम जो है एल्बिनिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों पर जोर देती है ताकि उन्हें अपनी त्वचा का ख्याल वो रख सकें। और अब ये गीत हम सुनते हैं, इसकी झलक, गीत की झलक, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो यही गाना सुनेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। ममता जी, अभी आपने झलक सुनाई है, उस गाने को भी सुनवा दीजिए। सुनते हैं। ये शरारत सी किसी में नहीं नहीं, खुशबू तेरे बदन सी किसी में नहीं नहीं, रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं। हसीन लाख है दुनिया की राह में, आता नहीं है कोई भी मेरी निगाह में, आता नहीं है कोई भी मेरी निगाह में। तुझ में है जो अगन सी किसी में नहीं नहीं, खुशबू तेरे बदन सी किसी में नहीं नहीं, रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं।
महक सी किसी में नहीं नहीं, खुशबू तेरे बदन सी किसी में नहीं नहीं, रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं, खुशबू तेरे बदन सी किसी में नहीं नहीं, रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं। आरती, कुछ टिप्पणियां आई हैं एल्बिनिज्म से जुड़ी हुई। एक श्रोता ने लिखा है कि एक दुर्लभ वंशानुगत विकार है जिसमें मेलेनिन नामक त्वचा पिगमेंट बहुत कम या बिल्कुल नहीं बनता है, इससे समस्या होती है जी। और एक श्रोता ने लिखा है कि त्वचा शरीर का बाह्य आवरण है और उस पर भी मौसम की मार स्वाभाविक है, फिर बीमारी से ग्रस्त होने का तात्पर्य स्वास्थ्य में खराबी, इसके लिए सचेत और सचेष्ट रहना चाहिए। और जब हम कहीं घूमने जाते हैं, बाहर सैर पर जाते हैं, तब भी अपने त्वचा का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब हम समंदर के किनारे जाते हैं तो कई बार पूरी त्वचा स्किन निकल जाती है और ब्लैक झाइयां सी पड़ जाती हैं। जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो तेज सूरज की रोशनी के कारण भी त्वचा पर असर पड़ता है। तो हम ये सुझाव देते हैं, मतलब हम ये एहतियात बरतते हैं कि कोई क्रीम लगा कर जाएं, जो सनस्क्रीन क्रीम के नाम से जाना जाता है, उसे लगा के जाते हैं। तो बहरहाल हम अभी आज कहाँ चल रहे हैं, अगुम्बे कर्नाटक की अभी तो लगा चुके हैं। हाँ, और भला बताओ आरती, घूमना फिरना किसे नहीं पसंद होता है? किसी को कहो कि चलो घूमने चलते हैं तो चल पड़ते हैं, बिल्कुल तुरंत। अब अगर आप हमसे कहेंगी तो मैं यही कहूंगी, हाँ ठीक है 4 बजे सखी सहेली कार्यक्रम के बाद कहीं चलते हैं, लेकिन हम अभी तो फिलहाल नहीं जा सकते, 4 बजे के बाद भी हमारी कुछ व्यस्तताएं हैं। खैर, तो शहर की जो भीड़ भाड़ होती है, प्रदूषण है, उससे हम दूर हो जाते हैं तो सुकून मिलता है, पेड़ों की छांव मिलती है, तो हम वहाँ थोड़ी देर बैठते हैं, कुछ घूमने की जगह दिखाई देती है, वो हम देखते हैं, तो नई जानकारियां मिलती हैं, वहाँ की बोली भाषा के बारे में हम जानते हैं, वहाँ के परिवेश को जानते हैं, समझने का मौका मिलता है। जी, तो बताइए, अब चले? बिल्कुल चलते हैं। और कर्नाटक के अगुम्बे शहर में, जिसकी सुंदरता को देखकर वहां से आने को दिल ही नहीं करेगा। और अगुम्बे कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र के शिमोगा जिले में एक छोटा सा गांव है। इसे हसीरू होन्नू के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है हरा सोना। सोचिए, हरा सोना मतलब हरियाली चारों तरफ होने वाली है। ये कर्नाटक के मैदानी इलाकों को तटीय क्षेत्र से जोड़ने वाले पहाड़ी दर्रे पर स्थित है। अगुम्बे हरे भरे जंगलों, जगमगाती नदियों और झरनों से घिरा हुआ है। यहाँ औसतन लगभग 8000 मिलीमीटर वर्षा होती है, इसलिए इसे दक्षिण भारत का चेरापूंजी कहा जाता है। अगुम्बे से अरब सागर में डूबते सूरज का नजारा देखना एक अलग ही अनुभव दे जाता है, जो यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी तक साफ साफ देखा जा सकता है। और विश्व प्रसिद्ध सरीसृप विज्ञानी रोमुलस विटेकर ने लुप्त प्राय किंग कोबरा प्रजाति पर शोध करने के लिए, जो सांप की प्रजाति होती है, उसके लिए अगुम्बे वर्षावन अनुसंधान केंद्र जो है उसके नामक एक उष्णकटिबंधीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है, जो यहाँ का एक प्रमुख आकर्षण भी है। और ARRS को मुख्य रूप से किंग कोबरा की राजधानी के रूप में जाना जाता है, इसलिए ARRS यानी कि अगुम्बे रेन फॉरेस्ट रिसर्च स्टेशन आकर वन्य जीव उत्साही वर्षावन, जो वन्य जीव उत्साही है, जो देखना चाहते हैं, उसे वहां आ सकते हैं। और अगुम्बे कई सारे वर्षावनों से घिरा हुआ है, जैसे कि कुंडापुर, श्रृंगेरी, होसानगरा और तीर्थहल्ली, जिन्हें एक साथ अगुम्बे रेन फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा कुंदाद्री हिल्स और कुप्पल्ली भी इस कॉम्प्लेक्स में शामिल है। इसके अलावा बालेहल्ली जंगल में स्थित बरकाकाना झरना, जिसके नाम का अर्थ ही है चूहा हिरण, जो आमतौर पर यहाँ के जंगलों में पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम बरकाना फॉल्स पड़ा। ये भारत के सबसे बड़े झरनों में से एक है और इसके अलावा प्राचीन मंदिर
कला में भी रुचि रखने वाले लोग यहाँ जा सकते हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो देखने लायक है। बिल्कुल। और गोपाल कृष्ण मंदिर का निर्माण जो है, जिसको बहुत प्रसिद्ध है मंदिर यहाँ का, वो होयसल काल में भगवान कृष्ण को समर्पित किया गया था। ये मध्ययुगीन मूर्तियों और आकृतियों से सजा हुआ है जो होयसल काल की हैं, और तहखाने में इसके 108 सीढ़ियां हैं जो कि कृष्ण के 108 नामों के प्रतीक हैं। इसके साथ ही ओना के अब्बी झरने, जिनका कन्नड़ में अर्थ है पीसने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला लंबा सा डंडा, देखने के लिए ये प्रमुख जगह है। और साथ ही जोगी कुंडी जलप्रपात जो कि बरकाना फॉल्स के रास्ते में ही पड़ता है, आप वहां आराम से जा सकते हैं। ये चट्टानों के नीचे 20 फीट की ऊंचाई से एक बड़े कुंड में गिरता है। ये झरना एक गुफा से निकलकर पहाड़ियों से होकर माला पहाड़ी नदी में मिल जाता है। और इसके साथ कुडलू तीर्थ जलप्रपात जो कि उडुपी जाते समय पड़ता है, 300 फीट की ऊंचाई से एक तालाब में गिरता है, जिसे पवित्र माना जाता है, जहां 1000 साल पहले ऋषि जो थे वो तपस्या करते थे। और आप इसके अलावा भी सोमेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य में जा सकते हैं जो कि कई दुर्लभ नस्लों का घर है, जैसे कि बोनेट मैकॉक, कॉमन लंगूर, लॉयन टेल्ड मैकॉक, स्पॉटेड डियर, मालाबार ट्रोगन, मालाबार व्हिस्लिंग थ्रश, सीलोन फॉगमाउथ, मालाबार पाइड हॉर्नबॉल और टाइगर वगैरह। इसके अलावा कुंचिकल जलप्रपात जो कि वराही नदी से निकलकर पवित्र हुलिकल घाटी मंदिर के पास चट्टानों से गिरता है, जो कर्नाटक की जल विद्युत परियोजनाओं का पूरा स्रोत है। और साथ ही जोमुलू तीर्थ भी है जो कि बहुत ही सुंदर जलप्रपात है, और सीता नदी जिसमें कि राफ्टिंग का आप बहुत ही आनंद उठा सकते हैं। और अचकन्या जलप्रपात भी देखने लायक जगह है। इसके साथ कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, जहां 200 से ज्यादा दुर्लभ पक्षी हैं। और कुद्रेमुख का अर्थ होता है घोड़े का चेहरा, जो कि पहाड़ का आकार उस तरीके का है। सिर्फ पक्षी ही नहीं, तेंदुए, हिरण और बहुत सारे जानवर हैं यहाँ पर। ये पहाड़ी जो ट्रैकिंग के लिए विशेष तौर पर मानी जाती है। और इसके साथ अगुम्बे झील भी है इसमें, जिसमें हंस रहते हैं। और साथ ही टिंटन रिसोर्ट और वाटर पार्क भी बहुत सुंदर हैं, जो कि आप जाके देख सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं पूरा। बिल्कुल। और आरती, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जो हमारी यादों से भी जुड़ी हुई बात है, वो है आर.के. नारायण के उपन्यास पर आधारित धारावाहिक मालगुडी डेज के बहुत सारे दृश्य इसी जगह पर फिल्माए गए थे। ये जगह हरियाली और खूबसूरती से भरी है। अगर आप भी अगुम्बे जाकर उस घर को जहां मालगुडी डेज फिल्माया गया था देखना चाहते हैं, तो वहां की खूबसूरत जगहों पर जाना चाहते हैं, तो जरूर जाइए। मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आप अगुम्बे जा सकते हैं, वहां से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। ट्रेन से अगर जाना चाहते हैं तो मैंगलोर और शिवमोग्गा निकटतम रेलवे स्टेशन है। साथ ही यहाँ सरकारी और प्राइवेट बसें भी चलती हैं, जिसके जरिए सड़क मार्ग से भी पहुंचा जा सकता है। और यहाँ रहने के लिए बहुत सारे होम स्टे हैं, होटल्स हैं, रिजॉर्ट है। तो चलिए अगुम्बे चलते हैं और फिलहाल श्रोताओं के साथ इस गाने की ओर चलते हैं। जी, फिल्म है आज और कल। मोहम्मद रफी की आवाज, साहिर लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। तुम्हारी जुल्फों से खुशबू की भीख लेने को झुकी झुकी सी घटाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें।
रंगीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। आरती, हम ये कहते हैं कि बुरा नहीं है थोड़ा सा रो लेना, जब रोना आए तो रो लेना चाहिए। वैसे भी कहा जाता है किसी भी वेग को रोकना नहीं चाहिए, वेग अगर रोकते हैं तो आपको अलग तरह से तकलीफ हो जाती है। और हमारे हंसने की तरह रोना भी एक सहज प्रक्रिया है, जैसे हम हंसते हैं तो वैसे रोना भी है, क्योंकि रोने को लोग कई बार ये मानते हैं कमजोरी का प्रतीक मानते हैं। कई जैसे बच्चे, टीन एज के बच्चे जब खास तौर से रोते हैं तो अपने रोने को छुपाते हैं, आंसू को छुपाते हैं, कहीं कमरे में बंद होते हैं। खास तौर पर लड़के, लड़कों में ये चीज देखी और ये कहा जाता है लड़कों से कि घर वाले भी इसमें जिम्मेदार होते हैं उनकी कमजोरी के, कि ये क्या है औरतों की तरह लड़कियों की तरह रो रहे हो। बिल्कुल, ये डायलॉग जरूर आता है। तो ये जो बात है ना कि लड़कियों की तरह रो रहे हो, औरतों की तरह रो रहे हो, ये ठीक नहीं होता है। व्यक्तित्व के विकास में बाधा बनती है ये सब बातें। सोच समझ के परिवार वालों को बोलना चाहिए। समझदारी की निशानी तो यही है कि आप उस चीज को समझें कि कोई हर तरह की इमोशंस होते हैं इंसान के अंदर, उसको अगर हम दबाएंगे तो हमारे अंदर नुकसान ही पहुंचाएंगे हमारे शरीर को। ये रहता है। तो और हमारे श्रोता भी तो बहुत सारी टिप्पणियां लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि रोना और हंसना ये माँ के भावों को व्यक्त करता है। अत्यधिक दुख और अत्यधिक खुशी में अपने आप ही आंखों से पानी निकल जाता है। आज दोपहर में ही मेरी ननद और उनकी बेटी को विदा किया, सभी खुश थे, फिर भी सबके आंखों में वियोग के आंसू थे। इसलिए रोना बुरा नहीं है। मालूम नहीं ये धरती क्यों बन गई है कि हम लड़कों को कहते हैं कि तुम लड़के होकर रो रहे हो। मुझे ये सब बात सुनकर हमेशा मन में आता है, क्या इन्हें दुख नहीं होता? फिर उन्हें दुख व्यक्त करने का अधिकार नहीं है। ये जरूर कहा जा सकता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा संवेदनशील होती हैं, तो हो सकता है कि उन्हें आंसू जल्दी आते हैं, लेकिन रोते तो पुरुष भी हैं, लड़के भी रोते हैं। इसको इस तरह से बिल्कुल नहीं आंकना चाहिए कि अगर कोई पुरुष रो रहा है तो वो कमजोर है। बिल्कुल, यहाँ तक कि विदेशों में और जापान की बात करें अगर, तो वहां पे स्पेशली वो टीचर रखे उन्होंने कि जिससे कि वो रुला सके या कुछ तरह से कर सके, जिससे कि जो सेहत है वो बनी रहे। क्योंकि अवसाद सबसे बड़ी बीमारी है। जो डिप्रेशन में आ जाता है, जो अवसाद में जो अपने इमोशंस को रोकता है ना, वो सबसे बड़ी बीमारी बन जाती है। इसलिए तो एक संदेश आया है, वो कहते हैं कि अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है तो महान इंसान बनके उसे दिल में ही छिपा कर रखने की जरूरत नहीं है। अगर रोना आ रहा है तो रो लेना चाहिए। इससे दिल में छिपा हुआ गुबार कम होता है और तनाव कम हो जाता है। इससे भावनात्मक दबाव कम होता है और आपका स्ट्रेस कम होने पर आप बेहतर महसूस कर पाएंगे और सही फैसले कर पाएंगे। सही कहा इन्होंने। हमारी एक सखी की टिप्पणी है, लिखा है कि रोना निहायत ही निजी चीज है। कोई जब रोता है तब सबसे ज्यादा सच्चा होता है। रोना कायरता की नहीं, खुद का सामना करने की ताकत की निशानी है। दिनकर जी ने लिखा है, जिसका पुण्य प्रबल होता है वो अपने आंसुओं से मन को धो लेता है। हंसी हमें नभ के छोर तक ले जाती है तो रोना हमें मन की गुफाओं तक ले जाता है। रोने की एक अलग ही पवित्रता है। अकेले में रोना मन के दर्द से निजात दिलाता है। बिल्कुल। और एक और संदेश है जिसमें कहते हैं कि भाई रोने से तो मन हल्का हो जाता है, ऐसा माना जाता है। इसलिए यदि मन भारी हो रहा है तो ईश्वर सरीखे किसी सुहृद के साथ बैठकर आप रो लें और दुख हल्का कर लेना कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे में मिल बैठकर सारी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है और इसके लिए एक सकारात्मक सोच भर की आवश्यकता है। एक श्रोता ने लिखा है कि बुरा नहीं है रो देना, सही बात है। कहा जाता है रो देने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। शब्दों में जो बात न कही जा सके वो रोकर कही जा सकती है। जैसे कि एक गीत के शब्द ही यही कहते हैं, ये आंसू मेरे दिल की जुबान है, मैं रोऊं तो रो दे आंसू। दिल की जुबान है ये आंसू मेरे दिल की जुबान है, मैं रोऊं तो रो दे आंसू, मैं हंस दूं तो हंस दे आंसू, ये आंसू मेरे दिल की जुबान है, ये आंसू मेरे दिल की जुबान है।
छवि तुम्हारी। आंख से टपकी जो चिंगारी, हर आंसू में छवि तुम्हारी। चीर के मेरे दिल को देखो, बहते लहू में प्रीत तुम्हारी। ये जीवन जैसे सुलगा तूफान है, ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। मैं रोऊं तो रो दे आंसू, मैं हंस दूं तो हंस दे आंसू। ये आंसू मेरे दिल की जुबान है, ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। जीवन पथ पर जीवन साथी, साथ चले हो मुँह ना मोड़ो। जीवन पथ पर जीवन साथी, साथ चले हो मुँह ना मोड़ो। दर्दो गम के दो राहें पर मुझको तड़पता यूं ना छोड़ो। ये नगमा मेरे गम का बयान है, ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। हाँ, तो ममता जी हम बात कर रहे थे आंसू की। तो एक संदेश है कि वो कहते हैं कि बुरा नहीं है रो देना। ये ऐसा विषय है कि बहुत सारे लोग इसमें लिखने में शर्म करेंगे, लेकिन मैं अंतिम मतलब ये बताना चाह रही हूँ कि मैं अपना दिल हल्का करना है तो आपको रो देना चाहिए। रोना बहुत ज़रूरी होता है। रोने से आपके दिल की सफाई भी हो जाती है, आपका मन भी हल्का हो जाता है। अगर आप किसी से कभी कोई बात शेयर ना कर पाएँ तो ज़रूरी है कि रो दें। मैं एक को जानती हूँ जो मतलब वो रेडियो जाती है, उनका भी यही कहना है कि रो देना अच्छा होता है। और जो लड़के ये सोचते हैं कि लड़कों के लिए ऐसा नहीं है, करना चाहिए, लड़कों को रोना नहीं चाहिए, तो ये गलत है। रोना सबकी सेहत के लिए अच्छा है। एक श्रोता ने लिखा कि बड़ा होकर खासकर पिता बन के रोना, इसका अनुभव मैंने 2 बार लिया है। मेरा बेटा पहली बार पढ़ाई खत्म करके नौकरी करने बाहर जाने के लिए एयरपोर्ट पर गया तो वो जब छोड़ छाड़ के घर वापस आया तो अकेला ही बैठकर खूब रोया। दूसरी बार मेरी बेटी की शादी के दिन जब वो मुझसे गले मिलने आई तो दिन भर का आंसुओं का बांध टूट गया और मैं बहुत रोया। ऐसे मौके पर तो भला कौन नहीं रोता है, किसके आंसू थमते हैं। एक श्रोता ने, अब हमने श्रोताओं के लिए एक विषय रखा था कि प्यार में कितना भरोसा विश्वास, तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि भरोसा विश्वास उम्मीद कहते हैं, इसी विश्वास पर दुनिया टिकी है। पर ये भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा किसी पर भरोसा विश्वास मत कीजिए क्योंकि ये व्यवहार टूटने वाले होते हैं। हर अगला आपके मन लायक मिल जाए और आपके मन लायक काम करे संभव नहीं है, तो इसलिए प्यार पर टूटकर भरोसा भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अब प्यार की बात हो रही तो हम एक और संदेश ले रहे हैं जो कहते हैं कि बात होनी है विश्वास की, फिर वो प्यार में हो या व्यवहार में, उसमें ईमानदारी के साथ पारदर्शिता होनी बहुत जरूरी है। उन पर विश्वास करें जो एक दूसरे की भावनाओं को समझते हो, गलतियों की जिम्मेदारी लेने के साथ खुले दिल से माफ कर देना जानते हो। यही एक दूसरे के प्रति पूर्ण विश्वास की निशानी है। और एक हमारी सखी ने लिखा है कि युगल प्रेम की अगर बात करें तो मैं मानती हूं कि प्रेम जीवन में सच में जीवन होने की अनुभूति है। वो प्यार जो जिंदगी में बिना किसी आहट के आता है, जब तुम उसकी तलाश में नहीं होते हो तब भी वो चुपचाप तुम्हारी जिंदगी में दाखिल हो जाता है। वो प्यार जो चुनने का मौका नहीं देता, बस आ जाता है और सब कुछ बदल देता है। वो वही प्यार है जो किसी पत्थर जैसे दिल में भी फूलों की तरह उग जाता है।
तो वो तो बस एक मासूम खिंचाव है। और कई बार सुख में भी दुख में भी हम विश्वास कर लेते हैं ऐसे प्यार पर। बिल्कुल। और एक संदेश है जिसमें कहते हैं कि प्रेम में विश्वास, बिना विश्वास और भरोसे के प्यार टिक ही नहीं सकता, और विश्वास के बिना प्रेम कमजोर हो जाता है। इसलिए किसी भी रिश्ते को मजबूत और खुशहाल बनाने के लिए विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। प्यार और विश्वास दोनों ही किसी रिश्ते के लिए बेहद जरूरी हैं। विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव होता है और प्यार विश्वास से ही पनपता है। प्यार के बिना जीवन अधूरा लगता है और विश्वास के बिना कोई रिश्ता लंबी दूरी तक नहीं चल सकता है। बहुत सही बात कही है। और एक और है जो लिखते हैं कि प्यार की शुरुआत विश्वास से ही होती है। यही वो कड़ी है जो दोनों को जोड़े रखती है, रिश्तों को मजबूत बनाती है। परंतु आजकल का जो माहौल है वो ये देखकर लगता है कि विश्वास की कड़ी में विष घुल गया है, क्योंकि विश्वास के अंदर ही विष है। और सभी श्रोता यही लिख रहे हैं कि विश्वास पे ही दुनिया टिकी होती है और प्यार के लिए तो बहुत जरूरी है विश्वास। लेकिन कई बार आप जरूरत से ज्यादा आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, तो जब आपका भरोसा टूटता है तो आपको ठेस भी ज्यादा लगती है। तो इसलिए आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। एक तो होता है जो टीन एज में कई बार प्यार मोहब्बत का जो रोग लग जाता है, तो वो कुछ दिनों के लिए रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। जो व्हाट्सएप के स्टेटस पे शुरू होता है वो खत्म हो जाता है। और मन में इमोशन जागने से पहले ही उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें प्यार हो गया है। तो शायद इसे प्यार नहीं कहते, सिर्फ आकर्षण कहते हैं। तो आकर्षण और प्यार में फर्क रखना चाहिए। और कई बार प्यार दिखावा भी होता है जो सामने वाले को समझ में नहीं आता है। तो वो समझ पैदा करना बहुत जरूरी है। और अब बहुत जरूरी है कि हम ये गाना सुनवा दें। दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आँखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। लाखों हैं यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, इकरार नहीं मिलता। महफिल जा देखा, हर दिल में समा कर देखा, हर साज पे गा कर देखा। महफिल जा देखा, हर दिल में समा कर देखा, हर साज पे गा कर देखा। दिल को कहीं चैन न मिला, दिल को कहीं चैन न मिला, मैं तो दुनिया में प्यारे अकेला ही रहा। लाखों हैं यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आँखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। किस्मत फिल्म का ये गाना था। महेंद्र कपूर की आवाज थी, एस.एच. बिहारी के बोल, ओ.पी. नैयर का संगीत था। और अब बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कुछ कहें, बोले, बतियाएं या गाना सुनवाएं। तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
सखी सहेली।